हाँ भाई, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा मोल के बारे में पढ़ा था ना, जो इस चैप्टर में रिक्वायर्ड होगा हमने बोला था। तो आगे बढ़ते हैं। अब ऑफिशियली चैप्टर को देखो स्टार्ट करना होगा आज। थोड़ा बहुत हमने मोल कॉन्सेप्ट जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें कोई डाउट है? कल का प्रैक्टिस किया था? घर जाके सॉल्व हो गए सारे क्वेश्चन? बिना देखे सॉल्व किए थे? ठीक। तो आज हम बेसिकली शुरू करेंगे पहले तो डाल्टन्स लॉ। अच्छा, डाल्टन्स लॉ नहीं, पहले हम लिखेंगे डाल्टन्स थ्योरी। थ्योरी जो तो ये तो तुमने पढ़ी होगी पहले, मतलब डाल्टन्स थ्योरी तुमने पढ़ी हुई है ना? पहले डाल्टन्स थ्योरी पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है, तुम ही बताओगे मेरे को क्या क्या था डाल्टन्स थ्योरी में। डाल्टन वाज द वेरी फर्स्ट। हाँ बोलो बेटा। क्या क्या क्या? प्रोटॉन की वैल्यू और मोल की वैल्यू मतलब? वो मास ऑफ प्रोटॉन था बेटा, जो मैंने बताया था। 1.67 × 10⁻⁻24 ये था बेटा मास ऑफ प्रोटॉन। और इसी को मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बोलते हैं, और इसी को 1 AMU भी बोलते हैं। ये सब इतना होता था, ये बताया था मैंने पहला तो। ठीक है। एक मैंने बताया था, एक मोल एक नंबर होता है। 1 मोल इज अ नंबर। 1 मोल कितना बड़ा नंबर होता है? इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। और ये नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना बड़ा नंबर होता है। अच्छा, कल मैंने एक चीज गलती से करोड़ बोल दी थी। ये करोड़ नहीं, 100 करोड़ होता है। मैंने 10⁻9 लिखा था ना, उसे करोड़ बोला था, वो 100 करोड़ होता है। ठीक है। तो मतलब वो जो 6 लाख करोड़ करोड़ था, वो उससे भी बड़ा नंबर आएगा, और भी बड़ा। हाँ 6। हाँ, मैंने शाम वाले बैच में जब बताया तो मुझे रिकॉल हुआ, रहे मैंने सुबह तो 6 वो कम बता दिया, कम पैसा बता दिया। बहुत सारा पैसा है ये। ठीक है। ये जितना तुम देख के खुश हो रहे थे, उससे भी ज्यादा पैसा है ये। ठीक है, क्योंकि 10⁻7 होता है करोड़ तो 10⁻7 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻7। देख रहे हो, 3 तो यही आ गए, अभी भी ये इससे छोटा है, क्योंकि ये सब मिला के भी 10⁻21 ही हुआ। इसके अलावा 100 और ले सकते हो तुम, और 6 तो है ही। तो बेसिकली 600 करोड़ 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 ये है। ठीक है, चलेगा, इतना भी हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब बताओ बेटा क्या डाउट था इसमें? 1 मोल इस नंबर को कहते हैं। अब जैसे आपसे किसी को कोई मास पूछता है कि एक एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का मास, तो उस एक मॉलिक्यूल में आप ये देखोगे कि क्या क्या एटम्स हैं, और उन एटम्स के मासेस क्या क्या हैं। मास के लिए आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ना पड़ता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही मास आता है। और हर मास और हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन का मास 1 AMU होता है। बस इससे हर एटम का मास आ जाता है, और जितने भी एटम्स है अगर सबको जोड़ दोगे तो पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल का पूछा है तो आप AMU में उस आंसर को रिपोर्ट कर सकते हो। अगर एक मोल का पूछा होता तो आप वही चीज, सेम नंबर जो एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला था, उसी नंबर के आगे AMU की जगह क्या लिख दो? ग्राम। वही आंसर आता है सेम। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं बेटा, ये नंबर है ना। डजन कितना होता है? 12। कोई यूनिट होती है उसकी? नहीं, डजन का मतलब 12 होता है। 12 डजन थोड़ी होता है कुछ। 12 डजन मतलब 144 हो गया। समझ गए? डजन मीन्स 12। कुछ भी हो सकते हैं, डजन केले भी हो सकते हैं, सेब भी तो हो सकते हैं डजन, है ना? 1 डजन सेब दे दो मतलब 12 सेब दे दो, सिंपल। वैसे 1 मोल सेब दे दो, है ही नहीं दुनिया में, इतने है ही नहीं सेब, है कि नहीं? तो एक नंबर है वो। ठीक है, क्लियर है बात ये? ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम डाल्टन्स थ्योरी से। तो डाल्टन ने क्या क्या बताया था, पता है किसी को? हाँ, स्मॉलेस्ट। डाल्टन की थ्योरी में था
एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, है ना, ऐसा बोला था, ऑफ मैटर। ठीक है, और हाँ ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, उसने बोला था, क्योंकि बहुत पुरानी थ्योरी है ना ये, उस टाइम पे सिर्फ एटम ही पता होता था, उसके अंदर का कुछ नहीं पता होता था, है ना। तो स्मॉलेस्ट बोला था कि हर एक मैटर दुनिया का जो भी है वो सबसे छोटी सी एक एंटिटी से बना है, उसका नाम है एटम। एटम से ही हर कुछ बना हुआ है। ठीक है, और एटम जो है इज द, एटम लिख लो, एटम इज द स्मॉलेस्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट indivisible particle of एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल है। फिर बात ये, जबकि आज के टाइम पे गलत है, क्योंकि हमें पता है एटम्स के और टुकड़े कर दिए गए हैं। आज के टाइम पे एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स हमें पता है होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आज के टाइम पे हमें पता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी, कैसे कैसे हुई थी वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बट हाँ मतलब हम अभी पुरानी थ्योरी की बात करें। सेकेंड पॉइंट लिख लो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट atoms of the same element are similar, atoms of the same element are similar, but they are different, but they are different from the atoms of, but they are different from the atoms of different elements, but they are different from the atoms of different elements। मतलब जैसे हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसका कोई एटम है, तो उसके एटम के अंदर चाहे कोई भी दुनिया का, आप किसी भी इंडिया का कोई हाइड्रोजन एटम ले लो, या इंडिया में हाइड्रोजन एलिमेंट ले लो, उसके अंदर का एटम देख लो, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का कोई, वहां पे कोई हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका आपने एटम देखा, दोनों के एटम के अंदर का कॉम्पोजिशन सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक प्रोटॉन है वहां चार हो गए। ठीक है, इतना भी डेवलप नहीं, एक ही रहेगा वहां पे भी। ठीक है, एक प्रोटॉन अगर अपने यहाँ मिल रहा है तो वहां पे भी एक प्रोटॉन, मतलब एटम अगर हाइड्रोजन का है तो उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिक्स। ऐसे अगर हाइड्रोजन के बजाय अगर मैं ऑक्सीजन का एटम ले लूं, ऑक्सीजन इज अ डिफरेंट एलिमेंट, तो उसके एटम के अंदर, ऑक्सीजन का जो एटम होगा उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो चाहे यहां पे हो चाहे कहीं और हो। ऑक्सीजन एटम अगर है तो ऑक्सीजन एटम के अंदर का ये जो कॉम्पोजिशन आपने अभी बोला कि 8 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये फिक्स रहेगा। पर क्या यही सेम कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का था? समझ में आ गई बात ये? तो अगर कोई एटम किसी एक एलिमेंट का है तो वो एटम कहीं पे भी मिले उसका कॉम्पोजिशन आपको सेम मिलेगा, पर एटम अगर डिफरेंट एलिमेंट का है तो उसके अंदर का कॉम्पोजिशन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपको डिफरेंट मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट क्लियर है? थर्ड लिखना, एटम्स ऑफ, atoms of different elements, atoms of different elements combine in a simple ratio, atoms of different elements combine in a simple ratio to form a compound, atoms of different elements combine in a simple ratio to form a compound। एग्जाम्पल में लिख लेना, जैसे तुम्हें पता है अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। एग्जाम्पल, H and O combine, example H and O combine to give H2O। ठीक है,
ये सब बातें बोली। एक और बात लिखो, चौथी बात, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये सारी बातें बोली गई। ये बहुत पुरानी थ्योरी है, मतलब यहीं से ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हुआ था। हाँ, मतलब और कैसे करोगे, क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक्सेप्शन आ गया ना फिर। बोलने की जरूरत नहीं है, वो एटम्स को क्रिएट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, केमिकल रिएक्शन से करो, और वैसे भी और कैसे करोगे। तो वो चीज अंडरस्टूड सी है, अलग से स्पेसिफाई करने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अंडरस्टूड सी चीज है। वो बात और है कि आज के टाइम पे ये बातें गलत हो चुकी हैं, गलत साबित हो चुकी हैं। एटम्स को भी हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एटम्स बना लिए जाते हैं। तो ये चीज हम लिखेंगे भी कि ये जो चार बातें बोली थी डाल्टन ने, वो कैसे कैसे डिस्कार्ड होती गई, ये सारी बातें गलत कैसे होती गई। तो वो लिख लो, all the above postulates, all the above postulates were discarded, all the above postulates were discarded because पहली बात, पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट, फर्स्ट पॉइंट में लिखना, एटम कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड, फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे एटम्स कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड into protons, into protons, neutrons and electrons। तो ये पहली बात गलत हो गई। पहली बात बोली थी कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ये लो तीन टुकड़े बना दिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमने उस टाइम पे क्या बोला था कि एक एलिमेंट का जो एक एटम होता है वो सारे एक जैसे होते हैं किसी भी एलिमेंट के। पर आज के टाइम पे हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम, अगर मेरे को कोई बोल रहा है हाइड्रोजन एटम, तो इसका मतलब सिर्फ एक प्रोटॉन और जीरो न्यूट्रॉन नहीं है, एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है, एक प्रोटॉन के साथ दो न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, वो भी हाइड्रोजन एटम ही कहलाते हैं। और हम क्या कहते हैं ऐसे हाइड्रोजन एटम्स को आपस में, आइसोटोप्स, है ना, दी एटम्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये पढ़ा था बचपन में हमने। ठीक है, तो ऐसों को हम क्या कहते हैं फिर, आइसोटोप्स। तो इसकी वजह से वो सेकंड पॉइंट गलत हो गया। ठीक है, तो लिखो सेकंड पॉइंट में, atoms of same element, atoms of same element can be different, atoms of same element can be different। एग्जाम्पल में लिख दो आइसोटोप्स, एग्जाम्पल में लिख लो आइसोटोप्स। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लिया आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, लिख लो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कौन कौन है ब्रैकेट में लिख लो, क्या बोलते हैं उनके नाम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, हाँ ठीक है, उनके नाम लिख लो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। ठीक है, प्रोटियम में प्रोटॉन इक्वल टू 1, या ऐसे ऊपर ही लिख देता हूं मैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2। अच्छा, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कौन से फॉर्म में पाया जाता है? प्रोटियम वाले फॉर्म में पाया जाता है। और इन तीनों में से रेडियो एक्टिव फॉर्म कौन सी है? हाँ, ये सब बातें आपको पता होंगी पहले से, फैक्ट्स हैं ये सब। ठीक है, ये हमारे हो गए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है बात ये? सेकेंड पॉइंट क्लियर है? थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ जैसे वहां पे क्या बोला था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। सिंपल रेशियो मतलब 1:2, 2:3, 3:4, इस टाइप का रेशियो। ठीक है, मतलब कि हो गया 1 से लेके 10 तक का कोई रेशियो ऐसा उसमें होगा कि 2:5 में हो गया, 3:7 में हो गया, इतना टाइप का कुछ बन सकता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी पाए गए हैं ऐसे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब नॉर्मली जब हम लिखते हैं पानी तो हम ऐसे लिखते हैं H2। इसका मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर रहा है? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 2 मोल एटम्स किसके साथ कंबाइन कर रहा है? ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक ही बात है। यहां पे 2 एटम थे, 2 एटम के करस्पॉन्डिंग अगर मैं 2 मोल बोल रहा हूं, इसका मतलब 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर करके ये आ जाएगा 2 मोल। 2 मोल मतलब कितना कितना हो गया? 2 इंटू एवोगैड्रो, 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो 2 अगर एक से कंबाइन कर रहा है तो 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर विल कंबाइन विद 1 टाइम एवोगैड्रो नंबर। तो रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा ना भाई कंबाइन करने के लिए। तो सिंपल रेशियो ही हो गया, 2 मोल 1 मोल से कंबाइन करता है। ये मैं इसको देख के ये बोल सकता हूँ, इस फॉर्मूले को देख के मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1, इफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 2 into Na atoms of hydrogen combines with 1 into Na atoms of oxygen। यही तो लिखा है मैंने। इसी को तो बोलते हैं 2 मोल और उसको बोल दिया 1 मोल, है कि नहीं? क्लियर है बात ये? ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। ज्यादातर कंपाउंड हमने ऐसे ही पढ़े आज तक जिंदगी में। इनफैक्ट तुमने तो सिर्फ यही पढ़े होंगे, इसी टाइप के कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी पाए गए हैं जिनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा सा होता है। अगर मैं रेशियो की बात करूं, मतलब इसको बोलेंगे कैसे? इसको हम ऐसा बोलेंगे कि 0.93। अच्छा, एटम नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे, पाप लगेगा। 0.93 एटम कैसा होता है? काटो थोड़ी। ठीक है ना, तो इसमें मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा मजबूरी में। समझ में आई बात? मैंने ये लाइन ही इसलिए लिखी है ताकि मैं यहाँ यूज कर सकूं। तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा, 0.93 एटम बोलना अच्छी बात नहीं है, तो आप बोल सकते हो 0.93 मोल एटम्स ऑफ आयरन किससे कंबाइन करेगा? 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये लाइन क्लियर है? या फिर ऐसा बोल सकते हैं 0.93 इंटू Na एटम्स। Na समझते हो ना, एवोगैड्रोस नंबर 6 into 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन combines with 1 into Na atoms of oxygen। ठीक है, ये क्या ये लाइन आ गई समझ में? 0.93 into Na atoms of iron combines with 1 into Na atoms of oxygen। ऐसे कंपाउंड्स भी आजकल हमें मिले हुए हैं। तो ये सिंपल रेशियो तो नहीं लग रहा मुझे। ये रेशियो पता है कैसा है? 0.93:1, ऐसा रेशियो आ रहा है ये तो। ये सिंपल रेशियो तो नहीं है। क्या ये बात आ गई समझ में?
ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स मिलते ही हमने उस पॉइंट को भी डिस्कार्ड कर दिया जो उनका तीसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट यही बोला था कि सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं, लो ले लो सिंपल, ये तो नहीं है सिंपल, है कि नहीं? तो लिख लो तीसरा, क्या लिखा था हमने? द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स सच एज Fe0.93O, द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन, अच्छा स्टोशियोमेट्रिक की स्पेलिंग नहीं पता होगी तुम, नॉन स्टोशियोमेट्रिक एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक मतलब जो होल नंबर रेशियो टाइप में नहीं आ रहे हैं, मतलब सिंपल रेशियो में, सिंपल रेशियो में जो नहीं आ रहे हैं, existence of non-stoichiometric compounds such as Fe0.93O, ऐसे कंपाउंड्स ने उसकी थ्योरी का सत्यानाश कर दिया है कि नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड, ये है तो आयरन ऑक्साइड ही, बस उसका कॉम्बिनेशन है अलग सा। आयरन के तुमने दो वैलेंसी पढ़ी होगी शायद, एक फेरस एक फेरिक, है ना? इसके अंदर कुछ फेरस होता है, कुछ फेरिक आयंस होते हैं, दोनों से मिलके बनता है ये। जैसे अगर फेरस ऑक्साइड लिखना होता है कैसे लिखोगे? FeO। फेरिक ऑक्साइड लिखना हो तो Fe2O3। इसमें जो आयरन है वो +3 वाला होता है, और इसमें जो आयरन है वो +2 वाला होता है। अगर आप इसमें चेक करोगे ना आयरन किसमें है, मतलब आयरन का चार्ज क्या आएगा इस पे, तो ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल होता है। अच्छा हमें कैसे पता है इसमें आयरन +2 है? आप सपोज करो आपको नहीं पता इसमें आयरन किसमें, तो आप इसको X ले लोगे, ऑक्सीजन पे कितना होता है चार्ज? -2। तो आप ऐसा लेते हो X -2 और पूरा कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है। जब कंपाउंड बनता है तो पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होता है, मतलब आप लिखोगे X -2 = 0, तो X कितना आ जाएगा? +2। क्लियर है बात ये? और यहां पे आप लिख सकते हो 2X, दो आयरन हो गए, -6 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे X आ जाएगा कितना? +3। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट कि आयरन के ऊपर कितना चार्ज है उस कंपाउंड के अंदर। समझ में आई बात? आयरन और ऑक्सीजन मिलके ओवरऑल कैसा बन जाते हैं? न्यूट्रल। समझे? आयरन और ऑक्सीजन दोनों मिलके ओवरऑल कंपाउंड को कैसा बना देते हैं? न्यूट्रल। तो हमें ऑक्सीजन का तो फिक्स पता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा। किसका हमें नहीं पता था? आयरन का, निकाल लिया। समझ में आई बात? ये इससे हमें समझ में आया कि इसमें जो आयरन है वो +2 चार्ज लेके बैठा है। निकाल लो उसमें भी, वो उसमें फ्रैक्शन में आ जाएगा। Fe3O4 is a combination of +2 and +3. Fe3O4 is a mixed oxide. It is a combination of +2 and +3. कैसे? Fe3O4 बोलते जरूर है पर वो होता ये है, जब दोनों को 1:1 मात्रा में मिलाया जाए। अगर आपने एक FeO और 1 मोल FeO को 1 मोल Fe2O3 के साथ मिक्स कर दिया तो ओवरऑल जो कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा वो Fe3O4 कहलाता है। कोई अलग ऑक्साइड नहीं है Fe3O4। इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ फेरस एंड फेरिक व्हेन दे आर कंबाइंड इक्वली। अगर इन्हीं को अनइक्वली कंबाइन कर देना ऐसा आड़ा टेढ़ा फॉर्मूला बनेगा। कोई जरूर थोड़ी है इक्वली कंबाइन हो, अनइक्वल कॉम्बिनेशन कर दोगे ना तो ऐसा आड़ा टेढ़ा सा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे इस आयरन पे कितना चार्ज आएगा तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आयरन का चार्ज कितना ले लो, x, तो ये बन जाएगा 0.93 इंटू एक्स, क्योंकि 0.93 मोल्स हो गए ना x वाले, और ऑक्सीजन का कितना हो गया? -2। ओवरऑल कितना आना चाहिए? 0, क्योंकि दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर बना है तो वो न्यूट्रल होना चाहिए। ओवरऑल चार्ज 0 कर दिया मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? उधर 2 भेज देना, 2 डिवाइडेड बाय 0.93। ये वैल्यू मेरे को बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200/93। क्या ये वैल्यू +2 से बड़ी आएगी? और क्या ये +3 से छोटी आएगी? हाँ, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि कोई बीच का सा चार्ज आएगा, और वो बीच का चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ ये है और कुछ ये। समझ में आ गई बात? ये वैल्यू किसके क्लोज है, 2 के या 3 के?
हाँ ये वैल्यू 2 के क्लोज है, इसका मतलब इसके अंदर 2 वाले का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है। समझ में आ रही है सब बातें थ्योरेटिकली? ठीक है, ये सब मैं निकालना भी सिखाऊंगा आगे जाके कि कितना परसेंटेज इस कंपाउंड के अंदर आयरन 2+ का होता है और कितना परसेंटेज इस कंपाउंड के अंदर आयरन 3+ का होता है, वो निकालना भी सिखाऊंगा मैं। ठीक है, बट आगे अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, तो ऐसे ही बता दिया मैंने, इट इज नॉट रेलिवेंट एट दिस टाइम। बट ठीक है, तुमने पहली बार देखा तो मैंने थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया उसके बारे में कि वो क्या चीज है, कैसे बनी होगी। ठीक है, जैसे तुम्हें एक और पता है इसमें Fe3O4, वो तो तुम्हें पहले से पता था, पर वो Fe3O4 एक्चुअली में कोई कंपाउंड नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इन इक्वल अमाउंट्स। तो वैसे इनको अनइक्वल अमाउंट्स में 50-50% में ना डाल के अगर 80-20 या 90-10 ऐसा कोई अलग से परसेंटेज में डाल दोगे तो ऐसा ही आड़ा टेढ़ा फॉर्मूला बनेगा। और ये इकलौता नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है 0.93, हो सकता है 0.95 आ जाए, हो सकता है 0.82 आ जाए, 0.85 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। तो इससे जो है डाल्टन का तीसरा लॉ, मतलब लॉ नहीं बोलना चाहिए, जो उसका पोस्टुलेट था वो ध्वस्त हो गया, है ना, डिस्कार्ड हो गया। चौथा पॉइंट लिखो, एटम्स कैन बी क्रिएटेड, atoms can be created with the help of, atoms can be created with the help of artificial radioactivity, atoms can be created with the help of artificial radioactivity। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एक तरीका है जिसके थ्रू, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह के थ्रू हम कुछ एटम्स को क्रिएट कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी वाला जो पोर्शन है ये हम 12th में पढ़ेंगे वैसे तो डिटेल में, बट ठीक है, अभी लिखने के लिए हमने थ्योरी में बस ऐड कर लिया कि किस तरीके से हमने उसके 4th पॉइंट को डिस्कार्ड करा। तो बेसिकली सारे पॉइंट से डिस्कार्ड हो गए अब डाल्टन के, 4 बातें बोली थी, चारों गलत कर दी हमने। ठीक है, तो अब जब पहली बात जो हमने गलत की थी, उन्होंने बोला था सबसे छोटा कौन होता है, एटम। हमने बोला ना ना ना, एटम के अंदर और भी छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ये बात जो हम आज बोल रहे हैं वो उस जमाने में किन किन ने बोली थी? वही तो है डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। ठीक है, किस किसने करी थी मालूम है किसी को? कैथोड रेज क्या होती है? एनीवन? कैथोड रेज क्या होती है? वेरी गुड, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो हेडिंग लिखो, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसमें फर्स्ट लिखना, लिख लो लिख लो। अभी तो तुम 3D में लिखोगे, हाँ ये देखो, तुम जो हेडिंग लिखने में टाइम बर्बाद करते हो ना, सही करते हो। अगर कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो उसे ऐसे ही घसीटा जाएगा और क्लास के बाहर निकाला जाएगा। हाँ भाई, तुम्हें कॉपी बनाने को बोली थी क्या मैंने कोई कल? शॉर्ट नोट्स की तो नहीं बोली थी, बट हाँ मतलब क्लास के जो क्वेश्चंस थे, देखो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं बोला हो कल मैं, तो मैं आज के लिए बता दूं कि एक कॉपी तुम्हें अलग से घर पे बनानी है जिसमें तुम, जैसे होमवर्क अभी क्या है, जब तक एक सब टॉपिक ढंग से खत्म नहीं होता तब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो तुम्हें घर पे करना क्या है फिर, है ना, घर पे कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो क्या कर सकते हो आप कि जो हमने आज पढ़ा है या जो भी कल पढ़ा था उसको तुम उस कॉपी में जाके लिखोगे सारे क्वेश्चंस, और बिना देखे उसको सॉल्व करोगे। अभी तुम भले खुद से कर रहे हो बट 2-4 दिन में वो खत्म हो जाएगी आदत, है ना। तो ये आदत खत्म ना हो इसके लिए मैं ये चीज चेक करूंगा कि तुम ऑफिशियली एक कॉपी बना के बैठे हो और तुमने उसमें क्वेश्चंस लिखे हैं और आंसर, जैसे स्कूल में नहीं होती थी कॉपी चेक, वैसे ही यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो तुम प्रॉपरली ब्लैक से क्वेश्चंस लिखोगे घर जाके, ठीक है, और उसके बाद ब्लू से कॉपी बंद कर देंगे नोट्स की और सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करेंगे घर पे। क्लास में हो सकता है आपसे सारे क्वेश्चंस ना सॉल्व हो सकता है 5% क्वेश्चन हो, 10% हो, 20% हो, 50% हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। घर जाके आपसे सारे क्वेश्चंस एक बार ढंग से रिवाइज कर लो, समझ लो, क्योंकि मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा ही। फिर जब तुम वो समझ लोगे तब
तुम्हें सारा खुद से सॉल्व होना चाहिए। तो ये बात इंश्योर करने के लिए कि तुम्हें हर एक चीज समझ में आई है, घर पे जाके तुम्हें उस कॉपी में वो सॉल्यूशंस लिखने पड़ेंगे खुद से रोज। जब जब क्लास लगेगी आपके रोज उस दिन का काम यही होगा कि 2 घंटे जो आपको एक सब्जेक्ट को डेडिकेट करने हैं, वो तो करने ही मैंने बता दिया था, रोज आपको 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट को देने। उस 2 घंटे में से 1 घंटा तुम्हारा इसी काम में जाएगा रोज का। जो एक्स्ट्रा 1 घंटा बचेगा उसमें तुम्हें अपने वो होमवर्क कंप्लीट करने होंगे, जैसे कि डीपीपी सॉल्विंग करनी है। सब टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम कर पाओगे वो। ठीक है, तुम्हारे मॉड्यूल में से जो सब टॉपिक वाइज दे रखे होंगे क्वेश्चंस, वो तो जब तक सब टॉपिक खत्म नहीं होता जब तक नहीं कर सकते तुम। अब ऐसे रोज एक सब टॉपिक खत्म नहीं होता है, कई बार टॉपिक्स बड़े होते हैं तो टाइम लग जाता है, कभी 3 लेक्चर लग गए, कभी 4 लेक्चर लग गए एक एक टॉपिक सेगमेंट खत्म करने में। तो फिर उतने ड्यूरेशन में आपका काम बस इतना रहेगा कि नोट्स वाले क्वेश्चन एटलीस्ट आप रोज कर रहे हैं। क्लियर है बात ये? और ये बात इंश्योर करने के लिए मैं वो कॉपी चेक करूंगा तो आप लेके भी आएंगे वो कॉपी रोज। क्लियर है बात ये? जो नहीं लाएगा उसको भगा दूंगा मैं क्लास से, सिंपल रूल। ठीक है, मेरी क्लास में सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए मेरे को। क्लास में क्वेश्चंस नहीं किए तो फ्री चिल मारो, और क्या। मैथ्स के लिखो, मैथ्स के करो, फिजिक्स के करो, उनमें तो बिना क्वेश्चन के काम चलेगा नहीं। हमारा सब्जेक्ट तो चलो फिर भी थियोरेटिकल है, तो ऐसा दिन हो सकता है कि न्यूमेरिकल ही ना हुआ हो, ऐसा हो सकता है। बट फिजिक्स मैथ्स में तो नहीं होगा, वो तो चलती ही न्यूमेरिकल से है कि नहीं? सही बात आगे समझ में? तो डेली का आपका ये काम रहेगा। जैसे कल तो मोल था तो पूरा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल किया, अभी जैसे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, अब थ्योरी है ये, पूरी डाल्टन की थ्योरी हो गई, फिर अभी फंडामेंटल पार्टिकल्स की थ्योरी आएगी। तो उसमें आपका कोई ऐसा होमवर्क ऐसा सच नहीं होगा, तो आप केमिस्ट्री वाइज फ्री हो, बस ये नोट्स एक बार पढ़ के आ जाना, बस बहुत है उसमें। ठीक है, बट जिस दिन न्यूमेरिकल होगा उस दिन इंश्योर कर लेना कि आप करके आए हो वो चीज, घर पे प्रैक्टिस करके आए हो। क्लियर है बात ये? ये आदत अगर बनी रहेगी ना, देखना मतलब सिलेक्शन क्यों हो जाता है, बहुत ईजी। खुद से कर लेना, टॉपिक दिखे उसमें, टॉपिक लिखे होते हैं ना सब टॉपिक। हाँ, तो सब टॉपिक अगर लिखे हुए हैं तो तुम जैसे ही देखोगे मैं अब ये बता दूंगा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तुम देख लेना उसमें वो टॉपिक है कि ये कंप्लीट हो चुका है, बस उसके कर लेना, है ना। टॉपिक वो देखो, जो तुम्हें सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हैं वो तुम 2 जगह से कर सकते हो, या तो मॉड्यूल में प्रारंभ नाम की एक्सरसाइज है, वो उसमें सब टॉपिक वाइज दे रखा है, और दूसरा डीपीपी जिसमें सब टॉपिक वाइज दे रखा है। ठीक है, पर ये दोनों में एक प्रॉब्लम है कि सब टॉपिक के खत्म होने का वेट करना पड़ेगा, तो तुम्हें रोज होमवर्क नहीं मिल सकता है उस चीज का। ठीक है, तो जब वो सब टॉपिक कंप्लीट होगा तुम्हें पता चल ही जाएगा कि हाँ भाई अब हमने नया टॉपिक शुरू कर दिया। जैसे ही मैं लिख दूंगा रदरफोर्ड तो तुम समझ जाओगे कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स के हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अब रदरफोर्ड शुरू हो गया है, समझ गए? तो उस टाइम पे तुम घर से शुरू हो जाना करना। ठीक है, ये सारा डिस्कशन मैं कॉमनली करूंगा अभी, ये भी मैंने बता दिया था आपको कि नहीं बताया? जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तुम्हारे मॉड्यूल के जो 3 एक्सरसाइजेस हैं, एक प्रारंभ, एक प्रबल जो जेई मेंस है, और एक जेई एडवांस की होती है परीक्षित, ये 3 एक्सरसाइजेस मैं डिस्कस किया करूंगा कॉमनली ऑन वेडनेसडे, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब। ठीक है, तो आपको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये डाउट रह गया मॉड्यूल में, ये बता दो वो बता दो, एक साथ मैं कॉमनली सबको बता दूं, एक प्रॉपर क्लास अरेंज कर दी जाएगी जैसे ये होगी। ठीक है, हर वेडनेसडे नहीं होगी, ये सिर्फ तभी होगी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ऐसा समझ लो महीने में 1 बार या 2 बार मैक्स, 1 या 2 वेडनेसडे महीने में यू हैव टू अरेंज फॉर योर ओन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वेडनेसडे को वो ऑफिशियल क्लास नहीं होगी बेटा, वो सिर्फ डिस्कशन होगा, वेडनेसडे को क्लासेस नहीं होती है। ठीक है, वेडनेसडे को आपका ऑफ डे होता है, क्लासेस आपकी 5 डेज होती है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे फ्री होता है, वेडनेसडे फ्री होता है। संडे फ्री नहीं बोल सकते क्योंकि कभी कभी टेस्ट भी होता है। ठीक है, हाँ हाँ, डाउट पूछने तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये तभी है जब वो शेड्यूल किया जाए, मैं बता दूंगा आपको कि इस वेडनेसडे आना है ना। वो लोग आए जिनके डाउट्स हैं, मतलब डाउट्स तो देखो सबके होते हैं, जो पढ़ेगा उसके डाउट्स आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर। बाई चांस अगर आपका ऐसा बन रहा है कि हम नहीं आ पा रहे, हम लाहौर में रहते हैं, अप डाउन करना मुश्किल होता है बहुत, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि जिस दिन आप आए हो उस दिन ही शाम में डाउट सेशंस लगते हैं, कोई ना कोई केमिस्ट्री का टीचर डेफिनेटली वहां होगा, मैं नहीं होऊंगा बिकॉज मेरे पास नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना कोई टीचर जरूर मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको मॉड्यूल रिलेटेड डाउट्स पूछने हैं
तो आप उनसे भी ले सकते हैं। डाउट्स आपको कोई भी बता देगा, ठीक है। मॉड्यूल हो, टीपीपी हो, किसी के भी डाउट्स कोई भी बता देगा, किसी से भी आप पूछ सकते हैं जो डाउट सेशंस में बैठे होंगे टीचर्स, ठीक है। अगर आपको वेडनेसडे में अलग से ट्रांसपोर्ट अरेंज करने में दिक्कत हो रही है तो अगर आप कर सकते हो मैनेज तो मैं कॉमनली डिस्कस करूंगा ही वेडनेसडे को, ठीक है। तो आपको महीने में एक दो दिन वेडनेसडे, एक दो वेडनेसडेज में ऐसा करना पड़ेगा। मंथ में एक दो वेडनेसडेज में, 4 में से 2 तो मान के चलो, हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 हो जाए। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे डिस्कशंस चलेंगे चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। सर 2 क्वेश्चन ये हो गए, 5 वहां के रह गए, 6 वहां के रह गए, मैं पूरा ही कंप्लीट कराता जाऊंगा सारा डिस्कशन, ठीक है। तो आराम से सब सॉर्ट आउट हो जाएगा पूरा, है ना, कोई बैकलॉग नहीं बचेगा। हाँ, एनए बेटा एवोगैड्रो नंबर होता है। एनए का फुल फॉर्म है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। जो वो वैल्यू नहीं बताई थी 6.022 इन 10 उसी का नाम है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है, उसी को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। उसका सिंबल है एन ए स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो, एन स्टैंड्स फॉर नंबर। क्लियर? तो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे पहले लिखेंगे इसकी डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। लिखो सबसे पहला डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज एक सेटअप बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा सा सेटअप। ये जो सेटअप बनाया मैंने छोटा सा, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। इस छोटे से सेटअप का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर गैस भरी हुई है। ये जो गोले गोले बनाए ना, ये कोई ना कोई गैस भरी हुई है। हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कोई भी गैस, एक गैस भरी हुई है, उसके एटम्स है ये, गैसियस एटम्स। गैसियस एटम्स है ये, ठीक है। अच्छा, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं? वाह, 2 ही तो नाम है, दोनों बोल दिए तुमने। एक बताओ कोई। कैथोड, पॉजिटिव को एनोड। ठीक है भाई, बना लिया क्या? ऐसे गोले गोले बना लेना, गोले गोले, और फिर डॉट डॉट भी बनाने हैं अभी। ये वोल्टेज देख रहे हो, छोटा सा, छोटा मतलब बहुत बड़ा, 10,000 वोल्ट। मजा आ जाए एकदम, है कि नहीं? उंगली नहीं करनी है हर जगह, जो आदत रहती है ना अपने को, गंदी बात। ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इस इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड मेटल प्लेट है, उसका नाम, मतलब इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इनमें से एक का नाम कैथोड, एक का नाम एनोड है। जो नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं कैथोड, उस इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये देखो बड़े वाले डंडे से कनेक्टेड है, तो इस टर्मिनल का नाम है एनोड। एनोड वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, कैथोड वाला टर्मिनल नेगेटिव, ठीक है। अब 10,000 वोल्ट अगर आप बैटरी से देते हैं तो होता क्या है,
ये जो गैस पार्टिकल्स अंदर घूम, अच्छा ये क्या लगाया मैंने, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से क्या करते हैं हम, गैस ऑलमोस्ट सारी निकाल देते हैं, अंदर थोड़ी मोड़ी कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, थोड़े मोड़े, ऑलमोस्ट सारी गैस निकाल देते हैं। वैक्यूम मतलब वहां पे मुझे खाली चाहिए जगह, कोई गैस नहीं चाहिए, मतलब 100% वैक्यूम तो नहीं बन पाता है, तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। पूरा एब्सोल्यूट वैक्यूम बनाना मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स जो रह जाएंगे उन्हीं के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करें। जो बचे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी तो फेंक दी गैस बाहर निकाल के वैक्यूम से, ठीक है। बाकी 10,000 वोल्ट से होगा क्या, वो जो गैस पार्टिकल है उसके साथ होगा क्या। सपोज इस गैसियस एटम में एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है क्या, हाइड्रोजन एटम क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यही तो है। हाइड्रोजन एटम क्या है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, बस यही तो है। तो जब आप 10,000 वोल्ट लगाओगे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो वो जो प्लस और माइनस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। इतने हाई वोल्टेज पे ये प्लेट नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट एटम को अट्रैक्ट करेगी, विच इज इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्या ये बात क्लियर है, सिंपल है। सपोज अगर मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर दो चीजें, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। इतने ज्यादा वोल्टेज पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो उस एटम में से क्या उखाड़ देगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उखाड़ के अलग कर देगा उस पॉजिटिव से। तो प्रोटॉन दौड़ा दौड़ा जाएगा इस तरफ और इलेक्ट्रॉन दौड़ा दौड़ा जाएगा एनोड की तरफ। क्या ये बात क्लियर है। अब एनोड की तरफ जाने वाला जो पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है बहुत ही एकदम बिल्कुल ही मतलब बहुत ही हल्का सा छोटा सा पार्टिकल विच हैज ग्रेट पेनिट्रेशन पावर्स। तो क्या होता है, वो इसको पार करके पीछे निकल जाता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली किया क्या, इसके पीछे ना एक स्क्रीन लगाई गई, इसके पीछे एक स्क्रीन लगाई गई जिसपे पार्टिकल अगर टकराता है ना तो यहां पे कुछ चमक पैदा होती है। इस स्क्रीन का जो कॉम्पोजिशन है वो है ZnS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई गई। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल की बनी होती है। फ्लोरोसेंट मतलब जो चमके, फ्लोरोसेंट मटेरियल। जब उस पर कोई टकराए तो वो वहां पे ग्लो करेगा, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है यहां पे इस पे ग्लो महसूस हुआ, इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ग्लो महसूस हुआ। ये स्क्रीन यहां पे भी लगाई गई थी पर यहां कोई ग्लो महसूस नहीं हुआ, यहां पे महसूस हुआ, यहां ग्लो महसूस नहीं हुआ, ठीक है। वो बाद में बताऊंगा क्यों महसूस नहीं हुआ, बट हाँ यहां महसूस हुआ। तो जब यहां ग्लो महसूस हुआ तो लोगों ने सोचा भाई यहां से उस तरफ को कोई ना कोई आया है, कोई पार्टिकल यहां से यहां इस तरफ को कोई एनर्जी आई है जो इससे टकराई है, और इसलिए यहां पे क्या महसूस हो रही है, चमक, वो ग्लो मुझे दिखाई दे रही है। वो तभी दिखाई देती है जब कोई हाई एनर्जी पार्टिकल यहां पे आके टकराए, तब वो ग्लो महसूस होता है। वो ग्लो महसूस हुआ जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, जो कि कहां लगाया था, एनोड के पीछे, ठीक है। अब आप ये बताओ मुझे कि अगर एनोड मेरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उस तरफ को कोई पार्टिकल आ रहा है और उसके पीछे ग्लो मिल रहा है, इसका मतलब वो जो पार्टिकल था उसका चार्ज नेगेटिव रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो उस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का नाम फिर रख दिया गया इलेक्ट्रॉन, उसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। ये आज हमें पता है कि उस एटम के अंदर प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था, उस टाइम पे सिर्फ एटम एटम ही पता होते थे। तो इसके अंदर भर दिए थे एटम्स, एटम भर के 10,000 वोल्ट लगाया और देखा कि यहाँ पे कुछ चमक आ रही है। और वो चमक क्यों आ रही है, अगर ये न्यूट्रल होता तो ना पॉजिटिव की तरफ जाता ना नेगेटिव की तरफ जाता। न्यूट्रल थोड़ी अट्रैक्ट होता है किसी से, पर उसके टुकड़े हो गए, आयंस में ब्रेक हुए, और वो आयन जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वही इसके पीछे गया होगा। तो वो नेगेटिव वाला पार्ट जो इसके पीछे गया है उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो मैं बता जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है जो यहाँ पे जाके टकरा रहा है उससे क्या पैदा हो रही है, कुछ ना कुछ चमक महसूस हो रही है। फिर क्या किया गया, बोला गया चलो हाइड्रोजन के साथ ऐसा कुछ हुआ है, कुछ और करके देखते हैं, हाइड्रोजन के अलावा कोई और पार्टिकल लेते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन अलग कर दोगे तो पीछे पता क्या बचेगा, H+। किसी भी सब्सटेंस में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो सब्सटेंस के ऊपर कौन सा चार्ज आता जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात क्लियर है। ऐसे अगर हाइड्रोजन के बजाय मान लो ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा, O+, ऐसे ही बचेगा।
ऐसी कुछ और भी ले सकते हैं, मान लो नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया, क्या बनेगा? N+। अच्छा एक बात बताओ, जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरोगे तब भी वहां दौड़ा दौड़ा कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीजन गैस भरोगे तब भी दौड़ा दौड़ा कौन जाएगा वहां पे? इलेक्ट्रॉन। जब नाइट्रोजन गैस भरोगे तब भी उस तरफ दौड़ा दौड़ा कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क होता है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन तो एक ही जैसा होता है ना, किसी का भी हो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन की जो क्वालिटीज हैं वो इस बात पे थोड़ी डिपेंड करती है कि वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की बेसिक बातें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो फंडामेंटल बातें वो क्या क्या है, कि उसका चार्ज जो होता है कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिक्स बातें इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये चाहे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो या नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, फिक्स बात है ये इसकी, ये यही चार्ज होगा। मास मास कितना होता है वो भी फिक्स है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, फिक्स है ये मास इसका। इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है ये। मैंने आपको प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास बताया था। प्रोटॉन का मास कितना था? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम था ना, केजी में आएगा 10⁻27 केजी, ये प्रोटॉन का है और ये इलेक्ट्रॉन का है। अगर मैं इसमें पूछूं अप्रोक्सीमेटली, आप क्या आप इसे 10⁻27 बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? और क्या मैं इस 9 को 10 मान के इसे अप्रोक्सीमेटली 10⁻30 लिख सकता हूं? समझता, मैं कंपैरिजन के लिए बताना चाहता हूं कि कितना गुना हल्का है इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मुकाबले। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.6 को राउंड ऑफ करके मैंने 1 ही कर दिया और 9 को राउंड ऑफ करके 10 कर दिया, तो 10 और 10⁻31 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻30 आ जाएगा, 1 और 10⁻27 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻, मतलब अगर मैं इसमें डिफरेंस वो रेशियो देखूं कितना टाइम्स है, ये कितना टाइम्स है? 1000 टाइम्स। तो अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा बोल सकते हो एक इलेक्ट्रॉन का जो वजन है वो 1000 गुना हल्का है एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। इसलिए तो जब कोई आपसे एटम का मास पूछता है, एटॉमिक मास, तो आप सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हो। समझ में बात, यही तो कारण है उसका। एनीवेज ये बात आ गई समझ में। तो ये जो फीचर्स जो मैंने लिखे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये क्या फर्क पड़ता है? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा उसके भी यही फीचर्स होंगे, जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन होगा उसके भी यही फीचर्स होंगे, ये मास होगा यही चार्ज होगा। क्लियर है सब बातें? तो वो देखा गया, यही चीज ऑब्जर्व की गई कि भाई यहाँ पे वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है वो इस बात से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी या ऑक्सीजन गैस भर दी या नाइट्रोजन गैस भर दी, उस बात से उस पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ डाल दो, क्या हो गया? हाँ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कितने भी निकाल सकते हैं बेटा। मैं तो एक एग्जांपल दिया, मिनिमम एक, मैक्सिमम तो खैर कितने निकाल लो, जितने हैं उतने निकाल दो, कितने भी निकाल सकते हो आप। हाँ वैक्यूम से बेटा बस इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े कम रखे हैं ताकि वो इजीली आयनाइज हो जाए, वो जो एनर्जी है अगर ज्यादा होंगे तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। वैक्यूम से पार्टिकल्स कम हो जाते हैं तो फिर एनर्जी जो है कम उनमें जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। वोल्टेज बढ़ा लो बट उसमें फिर एनर्जी कंजम्पशन है। तो अगर तुम्हें कोई चीज स्टडी करनी है तो तुम कम से कम एनर्जी में स्टडी करोगे ना, कि कम से कम एनर्जी में काम हो जाए, है ना, ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। मुझे तो चीजें स्टडी करनी है, मुझे सारी गैसेस दुनिया की आयनाइज थोड़ी करनी है, ठीक है, मेरा मकसद कुछ और है। क्या ये बात आ गई समझ में? ठीक है, इसके बारे में कुछ लिख लेना, पहले मैं लिखवा दूं दो चार बातें, लिखना। At very high voltages, at very high voltages, the gas present in the discharge tube, at very high voltages, the gas present in the discharge tube gets ionized, and the negatively charged particles, the gas present in the discharge tube gets ionized, and the negatively charged particles start to move, and the negatively charged particles start to move from cathode to anode.
ठीक है। और क्योंकि ये ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं, फ्रॉम कैथोड, कैथोड वाली साइड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए इन्हीं को कैथोड रेज भी बोला गया। इसी इलेक्ट्रॉन की, इन्हीं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को नाम क्या दिया गया, कैथोड रेज, इन्हीं को। ठीक है, तो लिख लेना, therefore these negatively charged particles, therefore these negatively charged particles were called cathode rays, were called cathode rays। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, इसके फीचर्स क्या क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। इसमें लिखना, कि अगर मैं कैथोड रेज ये जो जा रही है यहां से वहां, उसके बीच में रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूं ना, तो उसकी यहाँ पे शैडो बन जाती थी। शैडो मतलब ये बाकी पोर्शन चमकता रहेगा, जितने पोर्शन में तुमने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो यहाँ बतख बना दी, तो उस बतख की परछाई आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चमगादड़ रख दिया तो उसकी परछाई आएगी यहाँ पे, तो बाकी पोर्शन चमकता रहेगा, बस वो उसकी परछाई यहाँ पे बनेगी बैटमैन की। समझ गए? तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जैसे लाइट होती है ना, लाइट, लाइट हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तभी तो परछाई बनती है। अगर लाइट मतलब ऐसे मान लो ऑब्जेक्ट रखा है, अगर ऐसे कूद के ऐसे निकल जाती तो फिर परछाई नहीं बनती। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कैथोड रेज की एक प्रॉपर्टी हमें पता चल गई कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, हाँ थोड़ा थिकनेस रखेंगे ना उसकी, पेनिट्रेशन का भी एक पावर होगा ना, उससे थोड़ा मोटा ऑब्जेक्ट रख दो। ठीक है, जैसे ये पतली रखी है इलेक्ट्रोड हमने तो पेनिट्रेट कर गया, अगर थिकनेस बढ़ा दोगे तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, कहीं ना कोई एक लेवल ऑफ पेनिट्रेशन ही होगा, हर किसी को थोड़ी पेनिट्रेट कर देगा। ठीक है, तो लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली बात, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। ये कैसे कंक्लूड किया हमने, एज इट प्रोड्यूसेस शैडो, as it produces shadow of the object placed in its path, as it produces shadow of the object placed in its path। ठीक है, दूसरी बात, जैसे एक मान लो वो है पैडल व्हील, पैडल व्हील समझते हो, पैडल व्हील होता है कि ऐसे ऐसे पंखे बना दिए, फैन टाइप का ऑब्जेक्ट, इसमें अगर मान लो तुमने कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइक किया तो इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी जब मिलेगी तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा, करेगा। तो ये वही कर सकता है जिस सब्सटेंस के अंदर कुछ मैटर हो, मैटर होगा तब उसके अंदर कुछ मैकेनिकल इफेक्ट्स आएंगे, मैटर अगर होगा उसके अंदर तो अगर उसके अंदर कुछ मास होगा तो वो टकराएगा जब किसी पैडल व्हील से, तो उसके पास वो पावर होगी क्या करने की, उसे रोटेट करने की। समझ में आई बात? ये जैसे एक व्हील लगा रखा मैंने, उस पर बॉल मार दी, तो बॉल मारूंगा मैं तो टकरा के वो घूमेगी ना, तो बॉल के पास मास है तो वो ये चीज कर पा रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर, उससे क्या हो रहा है, वो पैडल व्हील घूम जा रही है। तो ऐसा ही यहां पे भी महसूस किया गया कि वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, जब वो किसी पैडल व्हील से टकराया, इसको बीच में रख दिया, तो वो पैडल व्हील घूमना शुरू हो गया, मतलब उस चीज के अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब मैटर जैसा बिहेवियर है उसके अंदर, है ना। तभी तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास वास लिखते हैं, ये मास लिख रहे हैं तो कर पाएगा, उसके पास स्पीड है, मास है, तो जब टकराएगा तो घुमा देगा वो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में ये लिखेंगे, कैथोड रेज हैव मैकेनिकल इफेक्ट, cathode rays have
mechanical effect. And if a small paddle wheel, and if a small paddle wheel if a small paddle wheel is placed in its path, if a small paddle wheel is placed in its path, it starts rotating, it starts rotating, which indicates that they are made of matter, which indicates that they are made of matter. ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट कि अगर मान लो मैंने यहां पे बीच में रास्ते में कोई ऐसी फील्ड लगा दी, फील्ड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे प्लेट्स लगा दिए, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले, ये तो ऐसे वर्टिकल वाले लगे हुए हैं ना, ऐसे रास्ते में अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दिए पॉजिटिव नेगेटिव, तो पता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ऐसे जा रही थी ना, ये हमारी जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो आपको लगता है मतलब बताओ किस तरफ मूव कर जाएंगे? हाँ, तो ये जो ऐसे ऐसे जा रहे थे, जो यहाँ सीधा कुछ बनाने वाले थे, इसके बजाय ये ऊपर की ओर चमकना शुरू हो जाएंगे, ऊपर की ओर, समझ रहे हो ये बात? ये तो ऊपर की ओर चमकना शुरू हो जाएंगे, मतलब इस पोर्शन में कहीं ना कहीं चमकना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स लगाओगे, तो टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट उसका डेविएशन शुरू हो जाएगा। इससे ये और कंफर्म हो जाता है कि उसका जो नेचर है उस मैटर का जो उस तरफ को आ रही है, उसके अंदर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये सब चीजें कुछ कुछ कर करके कंक्लूड किया गया उसके बारे में, उस मैटर के बारे में जो उस तरफ को जा रहा था। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स लगा दिए। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में भी आप टेस्ट कर सकते हो, अभी आपको वो चीज शायद इतना नहीं पता होगा, बट फिजिक्स में आप ये चीज पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कैसे मूव करता है। जैसे इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगा देते हो, इस सेटअप को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगा दिया। अब उसमें तुम्हें थोड़ी फिजिक्स लगेगी कि नॉर्थ और पोल और साउथ पोल लगाने से कौन सा चार्ज किस तरीके से मूव करता है, वो मैं अभी इस टाइम पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फिजिक्स में तुम्हें बाद में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको किससे समझा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव लगाने के बाद कि वो जो चमक आ रही है वो ऊपर वाली तरफ आ रही है, मतलब जिस तरफ पॉजिटिव प्लेट लगाई है उस तरफ को। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट नीचे कर दोगे तो चमक नीचे की ओर आनी शुरू हो जाएगी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि उस पे चार्ज कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कंफर्म किया। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी कंफर्म कर सकते हैं, बट उसका मैं डेविएशन अभी आपको नहीं समझा सकता, बिकॉज यू डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट इट, कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कैसे बिहेव करता है, और वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है बात? ये मैं लिखवा दे रहा हूं, ये पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रिकल field is applied to the cathode rays, when electrical field is applied to the cathode rays in the discharge tube, in the discharge tube, then the rays were deflected, then the rays were deflected towards, किसकी तरफ, towards the positively charged plate, then the rays were deflected towards the positively charged plate, which confirmed that the cathode rays have, which confirmed that the cathode rays have negative charge.
ठीक है। लिख लेना, सेम रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड, सेम रिजल्ट, या इसी के कंटिन्यूशन में लिख लो उसको, सेम रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड was applied, same results were obtained when मैग्नेटिक फील्ड was applied, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने कंफर्म किया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके कि वो नेगेटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड को भी जब अप्लाई किया उससे भी ये कंफर्म हो गया कि वो नेगेटिव चार्ज है। वो कैसे, वो फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना, दीज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब हमें दो चीजें पता चल चुकी है कि एक तो वो पार्टिकल है जिसके पास कुछ मैटर है, मास है उसके अंदर, और दूसरा वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसी को क्या बोला गया, दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट, कैथोड रेज, फिफ्थ है, फोर्थ होगा, अभी तक जो चल रहा था वो फोर्थ था। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला सारा पार्ट एक साथ ही है, और दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा एक साथ ही है, थर्ड पॉइंट ही था। तुमने इसको फोर्थ बना दिया क्या, चलो कोई बात नहीं, जो भी है, काउंटिंग से क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट लिख लो, पॉइंट होना चाहिए कॉपी में। नेक्स्ट लिख लो, कैथोड रेज क्रिएट, कैथोड रेज क्रिएट फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस उस चमक को कहते हैं जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर मिल रही थी, है ना। जिंक सल्फाइड एक मटेरियल है जो कि ये चमक दिखाता है, ऐसे मटेरियल को फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं, जिसके ऊपर चमक आती है जब कोई पार्टिकल जाके टकराता है उस पर। नहीं, ग्लो ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर की ओर मिलेगा जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। नहीं अरे हमने ये गेट बना दिया, बहुत तेजी से कोई आ रहा था यहाँ से, तेजी से आ रहा था, वो निकल ऐसे जाएगा ना, वो डेविएट होगा वहां से, ऐसे नहीं वो यहीं रुक गया। हो सकता है कोई रुक भी जाए, बट वो इतनी स्पीड में जाएगा कि वो पार कर जाएगा, बस इसकी वजह से वो डेविएट हो जाएगा। हाँ यही बता रहा था मैं, उसी से पता चला कि वो नेगेटिव पोर्शन है, मतलब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ग्लो उस जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ऊपर पोर्शन पे दिखेगा, जो ग्लो ऐसे पूरे पे दिख रहा था वो ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो हमने लिखा क्या, कैथोड रेज क्रिएट फ्लोरेसेंस ऑन द फ्लोरेसेंट मटेरियल, ऑन द फ्लोरेसेंट मटेरियल सच एज ZnS, ZnS एक एग्जांपल है ऑफ अ फ्लोरेसेंट मटेरियल। जिंक सल्फाइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट लिखना, कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट, cathode rays can penetrate through thin sheets of metals, cathode rays can penetrate through thin sheets of metals such as aluminium, पतली शीट्स अगर आप लोगे मेटल की उनको पार कर जाएगा, thin sheets of metals such as aluminium। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एक
टर्म है स्पेसिफिक चार्ज, एक टर्म है स्पेसिफिक चार्ज। क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज? पहले ये टर्म डिफाइन कर लो, उसके बाद बात करते हैं। स्पेसिफिक चार्ज, ये टर्म लिख लो। हेडिंग हाँ, एक छोटी सी हेडिंग है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक दो लाइन लिखनी है बस स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। द रेशियो ऑफ the ratio of charge and mass, the ratio of charge and mass is called specific charge. The ratio of charge and mass is called specific charge. किसी भी सब्सटेंस का जो चार्ज है उसके ऊपर डिवाइडेड बाय उसका मास, ये होता है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो कितना आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्स डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी, यही आएगा। मतलब स्पेसिफिक चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम्ब पर केजी है, ऐसा यूनिट कूलम्ब पर केजी। चार्ज की कूलम्ब होती है और मास की केजी होती है, तो स्पेसिफिक चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी कूलम पर केजी। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू है, क्या वो इस बात से उसको फर्क पड़ता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो था उसमें, मतलब जो गैस डाली थी हमने, वो हाइड्रोजन थी या ऑक्सीजन थी या नाइट्रोजन थी, इस बात से फर्क पड़ेगा क्या इसको? क्या बात आ गई समझ में? ठीक, ये चीज लिखेंगे कि हाँ, अब पॉइंट पे आ जाते हैं। मतलब हमने स्पेसिफिक चार्ज डिफाइन कर लिया, अब इसी से रिलेटेड पॉइंट है लिखना। The specific charge was same, हाँ जो भी अगला पॉइंट है ये, the specific charge was same for all the cathode rays, for all the cathode rays irrespective of the gas used in the discharge tube, irrespective of the gas used in the discharge tube। कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कुछ भी ले लो, नोबल गैस भी ले लो, कुछ भी ले लो, आपको वो वैल्यू इतनी ही मिलेगी स्पेसिफिक चार्ज की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसी भी गैस का हो इतना ही होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास किसी भी गैस का हो इतना ही होता है। तो चार्ज बाय मास की वैल्यू यही आएगी, और क्या फिक्स आएगी, चाहे हाइड्रोजन गैस लो या नाइट्रोजन लो या ऑक्सीजन लो, कुछ भी ले लो। क्या ये बात आ गई समझ में? ये वैल्यू भी लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट नोट लिख लेना, एक दो बातें मैं लिखवा दूं इसके बारे में। नोट, आर.ए. मिलिकन एक व्यक्ति थे, आर.ए. मिलिकन, आर.ए. मिलिकन परफॉर्म्ड एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये जो चार्ज हम जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन का आज के टाइम पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये इसी व्यक्ति ने निकाला था। ठीक है, तो लिख लेना परफॉर्म्ड एन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, performed an oil drop experiment to calculate the charge on electron, to calculate the charge on electron, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू आज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये निकालने वाले व्यक्ति थे आर.ए. मिलिकन, और इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था जिससे ये वैल्यू निकली थी। हमें वो एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, बट ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अच्छा, ये कहाँ यूज होते थे? ये जो हमने इतना बड़ा डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, कभी कहीं यूज होता था? पुराने टीवीओ में यूज होता था, जो मोटे वाले टीवी आते थे पीछे से ऐसे चौड़े वाले, तुमने शायद देखे नहीं होंगे, तुम्हारे टाइम पे तो फ्लैट स्क्रीन आ गए थे, कि मोटे वाले देखे किसी ने? हाँ, वो मोटे वाला टीवी, वो CRT मॉनिटर्स बोलते हैं उनको, CRT, कैथोड रे ट्यूब्स। उसमें जहां जहां वो चमकते हैं वहां वहां पे फोटो बनती है, वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, जहां जहां पे वो टकराते थे इलेक्ट्रॉन, वहां वहां पे वो पिक्चर बनती थी और वो फोटो हमें फिर दिखाई देती थी, तो वो भी लिख लो।
कि कहाँ पे यूज होते थे, अब तो खैर ऑब्सोलीट हो गए। लिख लो, टीवी सेट्स यूज्ड इन अर्लियर ईयर्स, नोट में लिख लेंगे, टीवी सेट्स यूज्ड इन अर्लियर ईयर्स had CRT monitors, had CRT शॉर्ट में बोलते हैं किसको, कैथोड रे ट्यूब्स को, had CRT monitors। क्या ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से कैथोड रेज की डिस्कवरी हो गई खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। हाँ, क्या है उसके अंदर? मेटल कैसे लोगे बेटा, गैस बनाना है, गैस होना चाहिए ना, नॉन मेटल। यहाँ तो आयनाइज के, वो हवा में कैसे रहेगी, नीचे नहीं पड़ जाएगी उसके ट्यूब के नीचे? इलेक्ट्रॉन तो तब निकालोगे जब उसके ऊपर कुछ फॉल करोगे, वो मेटल वो स्पेस में नहीं रहेगा ना। नॉन मेटल गैस फॉर्म में तो पूरे स्पेस में फैलेगा, तो उसे अलग आप इजीली कर पाओ। पहले, अरे लटकाओगे, पहले उसको अलग करना पड़ेगा बेटा। मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स अटैच्ड होते हैं, मेटल सिंगल एटम नहीं होता है। मेटल जब बनता है ना, तो मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं मेटालिक बॉन्ड से, तो पहले आपकी एनर्जी उनको अलग करने में लगेगी, फिर वो गैसियस एटम बनेंगे, तब जाके उनका आयनाइजेशन होगा। उतनी एनर्जी नहीं दे सकते आप, इसलिए हम लेते ही गैस हैं, ताकि हमारे अलग करने की एनर्जी बचे। अलग करना नहीं पड़ेगा ना, गैस में तो सिंगल एटम मिल जाएगा अपने को आराम से।